अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ सेल में जो शूज़ शॉप है उस पर वर्किंग करने के लिए ये वाली जो स्क्रीन है ये पीओएस स्क्रीन है, यानी कि जब आपकी जो सेल करने वाला पोर्शन है ना ये वो वाला एरिया है। तो ये सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन है। इसका मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही शूज़ लिख के आप लॉगिन करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है मेन डैशबोर्ड। तो जो बेसिकली हमारा मेन डैशबोर्ड है उसके अंदर आपके पास 7 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका आपको हर वक्त पता होना चाहिए किसी भी बिज़नेस ओनर को। अगर आप क्या कहते हैं उन 7 चीज़ों पे आपकी ग्रिप रहती है तो सारा बिज़नेस आपके कंट्रोल में रहता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आज की टोटल जो परचेजेज़ हैं वो कितनी हुई हैं, तो कितने का आपने माल परचेज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा 25,530 का आपने सामान परचेज़ किया और आज का आपने सेल कितने का किया, और फिर जो आपने परचेज़ किया उसमें से पैसे देने वाले कितने हैं, और जो आपने सेल किया है उसमें से हमारे जो इनवॉइसेस ड्यू हैं यानी कि हमने पैसे जो लेने हैं लोगों से अभी वो कितने हैं। और साथ में अगर कोई परचेज़ रिटर्न हुई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और अगर कोई सेल रिटर्न होती है यानी कस्टमर सामान लेके उसने वापस दे दिया वो यहाँ पे शो हो जाता है, और इसी तरह से सिमिलरली एक्सपेंस यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपका वो मेन डैशबोर्ड है जो आपको हर वक्त बताता रहता है आपकी टुडे की सेल, कि आज के दिन जो आपकी सेल हुई है वो आपके कल के दिन की जो सेल हुई थी वो सेल आपके पिछले 7 दिनों की, और इसी तरह से सो ऑन, यानी कि दिस मंथ हर तरह के फ़िल्टर यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आपको उसके दिन की, उस महीने की, उस हफ्ते की वो सेल पता चल जाती है। हम बाकी आ जाते हैं कि पीओएस जो स्क्रीन है उस पर काम किस तरह से होता है। बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट्स जब आप इसमें ऐड कर लेते हैं, जब आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं, उनके वेरिएंट्स आप ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है कि एक क्लिक करना है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिलिंग एरिया में आ जाती है। अब बिलिंग एरिया में लाने के 3 तरीके, एक तो ये कि आप प्रोडक्ट का पूरा नाम लिखें यहाँ पे, या उसका कोई भी नाम का स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम्फर्ट, तो अगर कम्फर्ट से का हम क्या कहते हैं लिखना स्टार्ट करें तो मैं COM इसी तरह से लिखूँगा तो मेरे पास कम्फर्ट वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ गई हैं। तो मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है मैंने वो सिलेक्ट कर दी, और साथ में आप देखें कि जैसे किसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कम्फर्ट, तो आपको मैं साथ दिखाऊँ, ये मैं बताता है कि इसका मेरे पास स्टॉक भी कितना पड़ा है। इसने मुझे बता दी कि 139 पेयर्स जो है ना वो अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। इस वाले जो ये यानी कि जो आर्टिकल है इसकी जो 0 to 12 मंथ वाला है ये 127 पेयर्स, यानी कि साथ साथ आपको स्टॉक भी इसी स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा है कि मेरे पास रिमेनिंग में कितना पड़ा है। वैसे तो स्टॉक की डिटेल्स भी सारी मौजूद हैं अलग से, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ क्या है कि आप नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, उसका SKU लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं उनको आर्टिकल के SKUs याद हुए होते हैं तो वो उसको लिखना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। जैसे इसका SKU यहाँ पे आप देखें कि एंड पे लिखा है 0083, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा 0083 तो मेरे पास 0083 वाले जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे नज़र आ जाएंगे। अगर मैं अब डैश ये देखें ना 00834 00832 ये इनके SKUs हैं डिफरेंट उसके वेरिएंट्स के, तो आप इस तरीके से भी यानी कि एंटर कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और जो डब्बे के ऊपर स्कैन वन के बार कोड लगा होता है आप सिंपली उसको स्कैन करें, उससे भी वो बिल में ऐड हो जाता है। तो आप जो चीज़ बिल में ऐड करेंगे उस सब का बिल बन जाएगा। बिल के बाद आप कैश पे क्लिक करते हैं तो आपका बिल प्रिंट हो जाता है सिंपली यहाँ पर। और अगर साथ ही क्या कहते हैं जो लिखा हुआ है टोटल पेएबल, अगर किसी को आपको डिस्काउंट करना पड़ जाता है सपोज़, तो अभी ये जैसे कि प्राइस लिखी हुई है 2790, तो अगर आपने उसको डिस्काउंट करना है 3 आइटम है उसकी टोटल, तो आप इधर डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं। डिस्काउंट या तो आप किसी को परसेंटेज में करेंगे कि जी हमने आपको 10% ऑफ कर दिया, 20% ऑफ कर दिया, या 15% ऑफ, या फिर आप डिस्काउंट किसी को करेंगे फ़िक्स अमाउंट में। तो अगर फ़िक्स में करना चाहें तो फ़िक्स में कर दें। फ़िक्स में जैसे कि मैं इसको डिस्काउंट कर देता हूँ जी 790 का ही सपोज़ मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ तो देखिए जी 790 का डिस्काउंट तो 2000 जो उसके बिल में ऐड हो जाता है। और आप यहाँ पे सिंपली कैश पे करेंगे तो उसका बिल जनरेट हो जाएगा और बिल जो है वो स्लिप में से प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, अब शूज़ वाले स्टोर के अंदर मतलब कि बहुत कम ऐसे चांसेस है कि कोई बंदा आए और वो आपसे मतलब प्रोडक्ट लेके जाए और उसके हाफ़ पेमेंट कर जाए या कोई इस तरह से। लेकिन अगर किसी भी सिनेरियो में इस तरह कोई होता है पॉसिबल, तो इसके अंदर ऑप्शंस हर तरह की मौजूद हैं कि आप यानी कि जब अपना बिल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो अगर किसी ने फ़र्ज़ के पेमेंट 2173 में यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और ऐड कर दूँ, पेयर ज़्यादा कर दें ताकि हमारा बिल थोड़ा सा फिगर्स चेंज लगें जी। ये देखें, अच्छा जो पेयर्स ख़त्म होने वाले होते हैं, ठीक है, अब देखें ये पेयर ख़त्म हो गया, बेसिकली सिर्फ 2 पेयर्स पड़े हुए और मैंने 3 का बिल बनाने की कोशिश की है, तो मुझे बता रहा है कि जी 3 का बिल नहीं बनना क्योंकि पेयर्स तो स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है। तो अब मैं इसको 2 करूँगा तो 2 का बिल बन जाएगा, ये भी साथ आप देख लें। और साथ में ये कि अब ये इसकी अमाउंट बनी है यहाँ पे,
अगर कोई आता है मल्टीपल पे, मल्टीपल पे ये चीज़ है कि जितनी अमाउंट बनी है और आपको पे करने वाला कंप्लीट पे नहीं कर रहा, उसमें से कुछ पैसे पे कर रहा है और बाकी वो कह रहा है कि मैं बाद में पे कर दूंगा। तो इस तरह का कोई भी जो कस्टमर होता है जो कुछ पैसे पे कर रहे हो बाकी वो बाद में पे करे, उसके लिए आपने क्या करना होता है, मल्टीपल पे जाना है और यहाँ पे जितना बैलेंस बना हुआ आ रहा है उसमें से जितना वो पे कर रहा है वो आपने यहाँ लिख देना है। सपोज़ वो 8,000 समथिंग का बिल में से 5,000 उसने पे किया तो ये उसका रिमेनिंग रह गया। अब मैं इसको फाइनलाइज़ करूँगा तो अब ये मुझे जो एरर देगा ना, ये मुझे बताएगा कि ये जो कस्टमर है इसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि ये वॉकिंग कस्टमर है। वॉकिंग कस्टमर को तो क्रेडिट हम दे ही नहीं सकते। कस्टमर जो उसको हम बना लेंगे कस्टमर, यानी कि कस्टमर के अंदर नाम और उसका नंबर एंटर होगा तो फिर हम उसको क्रेडिट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फरहान और उसका मोबाइल नंबर मैंने समथिंग कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और तो जैसे ही मैंने ये नंबर लिखा और मैंने इसको किया सेव, तो फरहान को लिख के जैसे ही हमने सेव किया है तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा ना मल्टीपल पे या क्रेडिट सेल पे, क्रेडिट सेल करूँगा तो सारा का सारा ही उसका जो बिल है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उधार खाते चला जाएगा। और अगर मैं मल्टीपल पे करूँगा तो वो कुछ अमाउंट अगर मैं पे कर रहा है अभी तो बाकी वो बाद में पे करेगा, तो मैं उसको यहाँ से फाइनलाइज पेमेंट कर दूँगा। तो इस तरीके से वो उसकी कुछ पेमेंट के साथ भी उसका जो बिल है वो भी जनरेट आप इसमें कर सकते हैं बड़े आराम से। और अगर कार्ड के साथ बिल पे करना हो तो कार्ड के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खाली किसी को कोटेशन बना के देनी हो कि अगर हम ये इतने इतने पे आपको देते हैं तो ये इसकी क्या प्राइस बनेगी, तो कोटेशन भी कर सकते हैं। अगर चलता हुआ बिल किसी का रुक जाता है तो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में उसका बिल वहीं से ही आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके वो वाले मेन पोर्शन पे कि आपने अपने क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से ऐड करनी है और क्या कहते हैं अपनी जो इन्वेंट्री है वो कैसे देखनी है। अगर मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगी और उसके साथ ही जो उसका स्टॉक है वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मेन किसी को भी जो मेन इसमें फ़ीचर्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपकी सेल सही हो रही हो, आपकी परचेज़ ठीक हो रही हो और आपका जो इन्वेंट्री है स्टॉक वो मैनेज हो रहा हो और उसकी प्रॉपर आपको जो रिपोर्टिंग है ना वो साथ साथ मिल रही हो। यहाँ पर अभी हमारे पास आ गई स्टॉक और इसी लाइन में हमारे पास हर चीज़ भी है, परचेजेस भी यहीं पर ही हैं, सेल्स भी यहीं पर ही हैं। ये मेरे पास अब सारी के सारी मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इसमें लगाई हुई। अगर मैं इनको वैसे तो मुझे स्टॉक इनका यहाँ पे भी पता चल जाता है करंट स्टॉक, लेकिन अगर मैं वो प्योरली स्टॉक ही देखना चाहूँ तो मैं स्टॉक रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे ये भी बता देता है कि जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है उसकी परचेज़ प्राइस के हिसाब से क्या वैल्यू है, अगर उसको हम सेल करते हैं तो सेल के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू बन रही है, हमारा उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है और हमारे अभी तक यूनिट सोल कितने हो चुके हैं, यानी कि सेल कितने हो चुके हैं हमारे यूनिट ना, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चलती है। और आप जब भी उसका चाहें यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी ले जा सकते हैं, जिस तरह से आप उसको करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि जिनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, अगर वो अपने एक स्टोर से सामान अपने किसी दूसरे स्टोर पे भेजना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सेल या परचेज़ की तो कोई भी टर्म नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपके 2 शूज़ स्टोर हैं और एक शूज़ स्टोर पे आपको लगता है कि यहाँ से सामान ये वाला आर्टिकल यहाँ पे नहीं बिक रहा या दूसरी जगह पे इसकी ज़रूरत है तो आप अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जितनी दफ़ा भी आप अपना स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस पड़ता है उसकी लेबर का, लोडिंग अनलोडिंग का या उसके ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पड़ता है। तो आपने जो वो एक्सपेंस है ना वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस की मद में होते हैं, ना तो वो सेल में काउंट होते हैं ना वो परचेज़ में काउंट होते हैं। तो इस तरह बड़ा इजीली आप अपने स्टॉक को मूव भी कर सकते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे, लोकेशन पे। और आप अपने मल्टीपल यहाँ पे यूज़र्स ऐड कर सकते हैं जिनको आप अलग अलग रोल दे सकते हैं। फ़र्ज़ कि आप कैशियर को ऐड करते हैं और उसको सिर्फ रोल है कि वो सिर्फ कैश ही बना इनकी बिलिंग कर सकता है बस, उसके अलावा उसको और कोई राइट्स नहीं होंगे। तो हर तरह के राइट्स के लिए यानी कि यूज़र मैनेजमेंट जो है वो इसमें अलग से दी हुई है। बाकी जो इसकी डिटेल वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे हमने क्या कहते हैं पूरी डिटेल एक सीरीज़ बना के रखी हुई है। ये सिर्फ मैंने इंट्रो दिया है इसका कि जस्ट आपको ओवरव्यू हो जाए कि किस तरीके से आपने इसमें देखना है। अगर हम सेल्स की इसमें बात कर लें तो लास्ट चीज़ इसमें देख लेते हैं कि सेल्स और परचेज़ को मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आपको कि जिन लोगों को फुल पेमेंट की है, हाफ़ पेमेंट की है या जिन पे पेमेंट ड्यू है, या अगर हमने देखना हो कि आज की हमारी सेल्स कैसी हुई, कितनी हुई, तो आपने यहाँ पे सेल्स पे आना है। सेल्स पे आने के बाद आपको वो सारे लोग जितने भी बिल जनरेट हुए हैं ना और बिल जिस जिस कंडीशन में हुए वो भी पता चल जाएंगे। जैसे कि ये फरहान साहब को अभी हमने शू स्टोर पे कोई चीज़ सेल की थी और उसका उनका जो बिल था वो पार्शल है, यानी कि इस पर जो लेबलिंग आ रही है ना ये आपको बड़ी हेल्प करती है। इन्होंने पार्शल बिल दिया, इनका इतना बिल बना था लेकिन इन्होंने पे इतना कि इनका ड्यू इतना रहता है।
और ये कोई वॉक इन कस्टमर था लेकिन उसने फुल बिल पे कर दिया। और ये फैसल साहब है, इनका भी पार्शल है। ये यूसुफ साहब है, इनका बिल ड्यू है, यानी कि इनका जितना बिल बना था सारी की सारी सेल ही क्रेडिट हो गई, इन्होंने मतलब पे ही नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे ड्यू, इस तरह से जो पेड है ड्यू है वो आपको यहाँ पे बड़े आसानी से शो हो जाते हैं। ये आपकी सेल के सारे रिलेटेड शो हो जाते हैं। और अगर आप परचेज़ की बात करें तो परचेज़ की भी लिस्ट ऑफ परचेज़ भी आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपने किस किस को कितना कितना पे किया है, किसको पार्शल पे किया है, किस पार्टी को कितना देना है, तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में समझ आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस है, कोई लंबा चौड़ा इसमें मुश्किल नहीं इसको किया हुआ। अगर आप क्या कहते हैं जो अपने कस्टमर्स हैं और जो अपने सप्लायर्स हैं उनको देखना हो तो आप कॉन्टेक्ट्स में जाके उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से उनके रिकॉर्ड किस तरह से मैनेज हो रहा है। अब ये देखिए मेरी परचेजेज़ है, तो परचेजेज़ में मुझे दो तरह के स्टेटस पता चलते हैं। एक तो पता चलता है कि एक होता है परचेज़ ऑर्डर के, सिर्फ मैंने परचेजिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, और एक होता है कि परचेज़ जो है वो मुझे रिसीव हुई है या नहीं हुई रिसीव, या जो भी चीज़ें, ये परचेज़ स्टेटस था। तो वो सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं। फिर कुछ की पेमेंट मैंने फुल पे कर दी है, कुछ की पेमेंट अभी पार्शल मैंने पे की है, यानी कि इतने पैसे बनते थे तो इतने मेरे पे भी ड्यू हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो मेरे पे बनती थी और मैंने उनको पार्शली पे किया, और जो बाकी पार्शल था ना वो ओवर ड्यू हो गई। ओवर ड्यू का मतलब ये कि अगर मैंने मुझसे 7 दिन का वादा किया हुआ था, या 10 दिन का, या 20 दिन का, या 1 महीने का, तो मैंने परचेज़ करते टाइम उसमें लिखा था कि मैंने 1 महीने बाद पैसे देने। अगर मेरे 1 महीने से ऊपर हो गए तो मुझे लेबल रेड कर देगा, ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या कहते हैं लेट हो गया हूँ और मुझे अब ये पेमेंट्स लाजमी करनी है, क्योंकि जो मैंने इनके साथ कमिटमेंट की थी वो ओवर हो गई है। तो ये इसका एक जर्नल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। सप्लायर्स हमारे सारे इधर लिस्ट आ जाएगी, कस्टमर्स की हमारी सारी इधर लिस्ट आ जाती है, और ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। बाकी जो डिटेल ट्रेनिंग है और डिटेल वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और हमारे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।